हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपके एसएसटी में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में बच्चों हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा था कि पर्वत कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और पर्वतों के बारे में कि उनके क्या लाभ हैं, उनकी क्या हानियाँ हैं, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पठार से स्टार्ट करते हैं। पठार जो होता है बच्चों, पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, इस चित्र में दिखाया गया है पठार जो होते हैं वो उठे हुए होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं कि वो ऊपर से एकदम बिल्कुल सीधे होते हैं। ठीक है। पर्वतों में हमने पढ़ा था कि पर्वत का जो होता है वो शीर्ष कैसा होता है, यानी शिखर जो होता है वो छोटा और आधार चौड़ा होता है ना, यही पढ़ा था। तो आज हम पठार देखते हैं। तो पठार में जो होता है वो उसकी जो उठे हुए तो होते हैं, लेकिन उनकी जो भूमि होती है ऊपर की, यानी कि जो उनका शीर्ष होता है वो सपाट होता है। इस चित्र में भी जैसा आपको दिख रहा होगा, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। यही बताया मैंने आपको, इसका जो ऊपर का भाग होता है वो मेज के समान बिल्कुल सपाट होता है। वैसे ज़मीन से ऊपर उठा हुआ होगा, लेकिन जो उसका ऊपर का भाग होगा वो सपाट होगा। ठीक है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल जो है वो खड़े होते हैं। खड़े किस लिए होते हैं? क्योंकि जब एकदम बिल्कुल ऊपर से सपाट होगा तो वो खड़ा ही होगा। ठीक है। इसीलिए इसके जो ढाल होते हैं वो खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में जो हमारा दक्कन का पठार है वो पुराने पठारों में से है। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि वलित पर्वत जो है उसका जो एग्जाम्पल था वो कौन सा था? हमारी जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। तो जो हमारा दक्कन का पठार है वो भी पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार व ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। आपको ये चीज़ें याद करनी है कि कौन सा सबसे ऊंचा पठार है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, या कहाँ का पर्वत है। जैसे हमने वलित पर्वत श्रृंखला का पढ़ा था कि सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली श्रृंखला। ये सब क्वेश्चंस आपको ऐसे करके याद करने हैं बच्चों। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। ठीक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। पठार जो होते हैं उनसे बच्चों जो खनिज मिलते हैं वो बहुत मात्रा में मिलते हैं। ठीक है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार जो है बच्चों भारत में हमारा, उससे हमें लोहा, कोयला और मैंगनीज मिलता है। और अफ्रीका का पठार जो है उससे हमें सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध माना गया है। ठीक है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि भारत में छोटा नागपुर के पठार पर कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी। और उस पर कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात। तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात है बच्चों? हमारा जोग जलप्रपात। और छोटा नागपुर में स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी उपयोगी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है। आया समझे पठार के बारे में कि पठार कैसे होते हैं, कौन सा सबसे ऊंचा है, कि पठारों से हमें क्या मिलता है, इससे हमें क्या लाभ हैं। ठीक है। कि कौन से पठार पे कौन सा जलप्रपात है। ठीक है। आया समझ में। अब इसका हम देखते हैं मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। जो हमने पठार पढ़ा था बच्चों, तो हमने पढ़ा था कि उसका जो है वो ऊंचे तो होते हैं, लेकिन उनका जो सिर यानी शीर्ष जो होता है वो मेज के समान सपाट होता है। यही पढ़ा था। और जो मैदान होते हैं वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा है, इसमें भी दिखाया गया है मैदान। ठीक है। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं।
नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। उन्हें साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्त को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। निक्षेपण का मतलब बच्चों होता है छोड़ देना, ठीक है। निक्षेपित कर देती है यानी कि घाटियों में उन्हें छोड़ देती हैं, ठीक है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। पत्थर, बालू और सिल्ट जब घाटियों में निक्षेपित हो जाते हैं यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हीं से किसका निर्माण होता है? मैदानों का निर्माण होता है। निक्षेपण की प्रक्रिया में हमने यही पढ़ा था। अपरदन में जब टूट जाती है स्थल रूप और जब निक्षेपण में जो है वो दोबारा बनता है, ठीक है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, भारत में जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपको बच्चों यहीं से क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान कहाँ पर है? भारत में। या फिर भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र जो माना गया, कौन सा मैदान है वो? गंगा का मैदान, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। ये सभी क्या हैं? आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं। कौन कौन सी? भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हमें इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल तथा स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। यानी कि जो हमारे मैदान है, हमारी जो उपजाऊ भूमि है, उस पर हमें मकान नहीं बनाने चाहिए, ना ही कूड़ा फेंकना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमारी पृथ्वी है उसे भी सुरक्षित रखें। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको चैप्टर दोबारा से अच्छे से रीड करना है। हमने इसमें पर्वत, पठार और मैदान के बारे में पढ़ा। पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप में कौन कौन सा? पर्वत, पठार और मैदान के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपको चैप्टर रीड करना है बच्चों। इसके बाद मैं इसको आपके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।